कैसे हो मेरे प्यारे देशवासियों? मस्त एकदम। मैं भी। चलो आज हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, फाइंडिंग इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स बाय यूजिंग एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशंस। ये जो टॉपिक है ये सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट फॉर सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स। उसमें इसका ऑलमोस्ट हर साल इसका एक क्वेश्चन आता ही आता है, सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स। अब देखो, पिछले लेक्चर में हमने ये सीखा था कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे निकालते हैं। ठीक है, उसमें हमने क्या सीखा था, अगर हमें कोई मैट्रिक्स दे रखी है, स्क्वायर मैट्रिक्स दे रखी है, तो ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। ये मेथड तो यूज कर ही सकते हैं, ये तो है ही, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यही मेथड यूज करना है। ठीक है, क्योंकि ये वाला हम जो मेथड सीख रहे हैं ये इनवर्स निकालने का ही दूसरा मेथड है। ये जो मेथड है इसमें कैलकुलेशन ज्यादा होती है, ये मेथड जो है वो लेंदी मेथड है। ठीक है, लेकिन अब क्यों सीख रहे हैं, मजबूरी है। क्या मजबूरी है? क्योंकि सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में इसका ऑलमोस्ट हर साल पे क्वेश्चन इसका आता ही है। मतलब जैसे अभी 2019 की मैं बात करूं तो इसका 6 नंबर का क्वेश्चन आया था, कभी 4 का आता है, कभी 6 का आता है। ठीक है, तो अब इनवर्स निकालने का सेकेंड मेथड सीख रहे हैं। इसमें एक चीज ये भी कंडीशन होती थी कि जो मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट है वो जीरो नहीं होना चाहिए, मतलब मैट्रिक्स मस्ट बी नॉन सिंगुलर। तो अगर कोई मैट्रिक्स सिंगुलर है तो उसका इनवर्स नहीं निकाल सकते, दैट मैट्रिक्स इज नॉन इन्वर्टिबल। ठीक है, अब सेकंड मेथड सीख रहे हैं कि फाइंडिंग इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री, यहां पे मैंने लिखा है एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन। रो की जगह वैसे कॉलम से भी कर सकते हैं, दोनों ही तरीके से कर सकते हैं, बट जनरली जो बोर्ड में क्वेश्चन आता है, जनरली का हर बार वही आता है रो ट्रांसफॉर्मेशन का। लास्ट ईयर जो क्वेश्चन आया था उसमें लिखा हुआ था फाइंड इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स दे रखी थी बाय यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। रो वर्ड नहीं था, मतलब जो मर्जी यूज करो, रो चाहे कॉलम जो मर्जी, हम दोनों मेथड ही सीखेंगे। ठीक है, अच्छा अब करते कैसे हैं, करना क्या है इसमें। अब अगर कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स दे रखी है, हमें उसका इनवर्स निकालना है इस मेथड से बाय यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस। रो वाला सीख रहे हैं पहले, तो उसमें क्या करना है, ऐसा लिखेंगे a इज इक्वल टू आई इंटू ए। क्या बड़ी बात है भाई, आई इंटू ए तो ए ही होता है, तो गलत तो नहीं है। ठीक है, अब एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन वाला मेथड क्या होता है कि इसमें हम इनवर्स की डेफिनेशन यूज करते हैं। इनवर्स की डेफिनेशन क्या होती है कि किसी भी मैट्रिक्स को किससे मल्टीप्लाई करें कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए। जिससे मल्टीप्लाई करें वो क्या होता है, उसका इनवर्स। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लो a इंटू बी इज इक्वल टू आइडेंटिटी है, तो क्या है, b जो मैट्रिक्स है वो a का इनवर्स है, एंड कन्वर्सली a जो मैट्रिक्स है वो b का इनवर्स है। ठीक है, तो अब इसमें हम क्या करते हैं, इसके अंदर हम यूज करते हैं डेफिनेशन। कैसे, अब इसमें करना क्या होता है, मेथड के स्टेप्स क्या होते हैं, हम ए मैट्रिक्स के ऊपर कुछ ऑपरेशंस लगाएंगे, रो ऑपरेशंस। रो वाला सीख रहे हैं पहले, एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस लगाएंगे। रो ऑपरेशंस क्या होते हैं अभी देखते हैं। अब इसके ऊपर जो ऑपरेशंस लगाएंगे वही ऑपरेशंस इसके ऊपर लगाएंगे। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल एलिमेंट्री रो ऑपरेशन पहले तो होते क्या है, जैसे कोई मैट्रिक्स दे रखी है, मान लो 3x3 की मैट्रिक्स है, आपने R1 R2 इंटरचेंज कर दिया, जैसे डिटर्मिनेंट में करते थे कि आपने दोनों रो को इंटरचेंज कर दिया, लेकिन डिटर्मिनेंट में क्या था, उसमें माइनस आ जाता था आगे। ठीक है, मैट्रिक्स में कुछ डिफरेंट होता है, वो भी सीखेंगे। तो अब अगर मान लो आपने इन दोनों को इंटरचेंज कर दिया तो कोई डिफरेंट मैट्रिक्स बन गई वो तो। ठीक है, तो अब क्या होगा, इसके ऊपर हम रो वाले ऑपरेशंस लगाएंगे, सिर्फ रो, कॉलम वाले नहीं कर सकते। जब रो ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं तो सिर्फ रो पे ऑपरेशन लगाने हैं, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं तो कॉलम पे लगाने हैं। तो अब करना क्या है कि इसके ऊपर रो वाले ऑपरेशन लगाएंगे और जो ऑपरेशन इस पे लगाया वही ऑपरेशन इस पे लगाएंगे। ठीक है, और करना क्या है कि इसके ऊपर रो ऑपरेशंस लगा लगाकर हमें इसको जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है, और जो ऑपरेशन यहां पे लगाया वही ऑपरेशन इस पे लगाना है। और ये मान लो फॉर एग्जांपल कोई मैट्रिक्स B बन गई, चेंज हो के B बन गई और इनटू A आ गया, तो फिर I इज इक्वल टू B इंटू A। बाय डेफिनेशन इन दोनों का प्रोडक्ट I है, तो मतलब B क्या बन जाएगी, B विल बी द इनवर्स ऑफ A। ठीक है, अब इसमें पहले तो जो रो ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं, रो ऑपरेशंस होते हैं, वो क्या क्या होते हैं। रो के ऊपर 3 तरह के ऑपरेशंस लगाए जा सकते हैं। कौन कौन से, लिख लेना इसको। देयर आर 3 ऑपरेशंस ऑन दैट कैन बी अप्लाइड ऑन रोज, या फिर यू लिख सकते हैं देयर आर 3 एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस या ट्रांसफॉर्मेशंस। पहला क्या होता है, इंटरचेंज ऑफ एनी टू रोज। इंटरचेंज ऑफ एनी टू रोज मतलब आर आई को आप आर जे से इंटरचेंज कर सकते हो।
ठीक है। दूसरा, जैसे मान लो R1 R2 इंटरचेंज कर दिया, सिंपल है। उसके बाद में किसी भी रो को आपने किसी कांस्टेंट टाइम्स ऑफ दैट रो कर दिया। अब इसमें एक चीज ध्यान रखनी है, जैसे डिटर्मिनेंट में होता है कि आपने अगर R1 R2 इंटरचेंज किया तो बाहर माइनस का साइन आता है, रो में मैट्रिक्स में ऐसा नहीं होता। मैट्रिक्स में अगर आपने R1 R2 इंटरचेंज किया तो वो उसका नेगेटिव नहीं बनेगी, वो तो कोई और ही मैट्रिक्स बन जाएगी, ठीक है। वो ओरिजिनल मैट्रिक्स नहीं बनी, वो डिफरेंट बन गई, ठीक है। डिटर्मिनेंट में तो उसका नेगेटिव बनता होता है, मैट्रिक्स में कुछ उसका नेगेटिव नहीं बनता, वो एक डिफरेंट मैट्रिक्स है सिंपली। अब आपने आर आई को के टाइम्स ऑफ आर आई, फॉर एग्जाम्पल हमने फर्स्ट रो को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, वो भी क्या कहलाएगा, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, वो डिफरेंट मैट्रिक्स बन गई, ठीक है। और तीसरा क्या होता है, आर आई इज इक्वल, या उसको हम इंटरचेंज ट्रांसफॉर्म कर दें, आर आई प्लस के टाइम्स ऑफ आर जे। जस्ट लाइक डिटर्मिनेंट में प्रॉपर्टी होती थी कि मान लो फर्स्ट रो में हमने ट्वाइस ऑफ सेकंड रो ऐड कर दिया, ठीक है, तो वो मैट्रिक्स के अंदर भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपने जब डिटर्मिनेंट में तो क्या होता था कि अगर आपने ऐसा किया तो वो डिटर्मिनेंट चेंज नहीं होता, वो सेम रहता है। मैट्रिक्स में तो क्या है, आपने ये कुछ भी किया वो डिफरेंट मैट्रिक्स बन के आ गई वो, ठीक है। अब होता क्या है, हम क्या करते हैं, जैसे बताया अभी कि ए के ऊपर हम एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस लगाएंगे, इन तीनों में से कोई भी लगा सकते हैं, ये तीन ही होते हैं जो एलिमेंट्री रो ऑपरेशन होते हैं, और वही ऑपरेशन इसके ऊपर लगाएंगे, ठीक है। अब ए के ऊपर मान लो हमने ऑपरेशन लगा दिया R1 इंटरचेंज, R1 और R2 इंटरचेंज कर दिए, तो वो कोई डिफरेंट मैट्रिक्स बन गई। अब जो डिफरेंट मैट्रिक्स बनी, से फॉर एग्जांपल नई वाली जो मैट्रिक्स बनी पहला ऑपरेशन लगाने के बाद में, ये B बन गई, यहां पे तो I के बाद में यहां पे कुछ C आ गया, यहां पे A आ गया, ठीक है। इसके ऊपर भी सेम ऑपरेशन लगाया, तो ये जो B मैट्रिक्स होगी, जो A पे रो ट्रांसफॉर्मेशन लगाने के बाद में आई, तो B मैट्रिक्स इज सेड टू बी इक्विवेलेंट टू A मैट्रिक्स, ऐसा डिनोट करते हैं कि B मैट्रिक्स इज सेड टू बी इक्विवेलेंट टू A मैट्रिक्स, या A एंड B आर सेड टू बी इक्विवेलेंट मैट्रिक्स, बिकॉज वो A से हमारे पास में निकल के आया है, लेकिन अभी उससे इनवर्स नहीं आया क्योंकि यहां पे आइडेंटिटी नहीं बनी। फिर कोई दूसरा ऑपरेशन लगाएंगे, फिर कोई दूसरा लगाएंगे, फिर कोई दूसरा लगाएंगे, जब तक यहां पे आइडेंटिटी ना बन जाए, और सेम ऑपरेशन यहां पे लगाते चले जाएंगे। यहां पर तो ऑपरेशंस लगा लगा के अल्टीमेटली आइडेंटिटी बनानी है, यहां पर जो बनता हो बनने दो। यहां पे मान लो फाइनली हमारे पास में कुछ x आ गया, तो ये जो x हो जाएगा a का इनवर्स बन जाएगा। समझ में आई बात सभी को, ठीक है। अब ऐसा होता क्यों है, बात यह है कि क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि जब हमने इसके ऊपर कोई ऑपरेशन लगाया, या इसके ऊपर सॉरी इसके ऊपर ऑपरेशन लगाया, R1 और R2 इंटरचेंज कर दिया, सेम इस पे भी कर दिया, ठीक है, तो यहां पे कोई डिफरेंट मैट्रिक्स बन गई, यहां पे कुछ डिफरेंट बनी, तो क्या अब भी ये इक्वल रहेंगे क्या, कि भाई यहां पर कुछ और आ गया, यहां पर समथिंग इनटू ए आ गया, क्या अब भी ये इक्वल आएंगे? तो जवाब है बिल्कुल ये इक्वल बनेंगे। इसको ये जो होता है कि ए से हमने कोई रो ट्रांसफॉर्मेशन के बाद में बी निकाला, ठीक है, यहां पे कोई हमने R1 R2 इंटरचेंज किया, कोई दूसरी मैट्रिक्स बन गई, सेम ऑपरेशन यहां पे लगाया, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हमेशा इसके इक्वल आता है। ये चीज हम एम्पेरिकली फाइंड करते हैं, मतलब ये इसका कोई मैथमेटिकल प्रूफ नहीं है, ये बाय ऑब्जर्वेशन ये चीज आती है। एम्पेरिकली का मतलब बाय ऑब्जर्वेशन, कि अगर इसके ऊपर कोई रो ट्रांसफॉर्मेशन लगाएं और इसके ऊपर भी सेम लगाएं तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके वही वाली मैट्रिक्स आती है, ठीक है। तो इस तरीके से मेथड बनता है। फिर करते क्या, अल्टीमेटली इसको आइडेंटिटी बनाते हैं, ये कुछ और बन जाएगा, और फिर बाय डेफिनेशन कुछ और इनटू ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी, तो वो जो कुछ और है वो क्या है, वो ए का इनवर्स है। समझ में आई बात सभी को, ठीक है। अब क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन से समझ में आएगा। तो क्वेश्चन लिखो, तो क्वेश्चन है फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स ए इक्वल टू दिस बाय यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, चाहे रो चाहे कॉलम, ये एक्चुअली क्वेश्चन जो है ये सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2019 में आया था, उसमें एलिमेंट्री रो नहीं लिखा हुआ था, सिर्फ एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन लिखा हुआ था, ठीक है। अब चाहे रो करें चाहे कॉलम करें, हमने अभी रो वाला ही सीखा है, तो पहले इसको रो से समझते हैं कैसे करना है। अब हमें क्या करना है, क्या लिखेंगे, a इज इक्वल टू आई इंटू ए, ठीक है। यहां पर ए मैट्रिक्स लिखेंगे, इस पे ऑपरेशंस लगाएंगे, इस पे वही सेम लगाएंगे आई वाली पे, और फिर अल्टीमेटली क्या करना है, इसको आइडेंटिटी बनाना है, ठीक है। तो अब सबसे पहले ये 1 2, इसकी जो कैलकुलेशन है थोड़ी सी लेंदी होती हैं, इसीलिए बोर्ड एग्जाम में ये कई बार 4 नंबर और कई बार 6 नंबर का आता है। अब इधर 1 0 0 0 1 0 0 0 1, और यहां पर ये ए एज इट इज, ठीक है। अब करना क्या है, इसको हमें आइडेंटिटी बनाना है, ठीक है, यहां पर जो मर्जी बनता रहे। तो अब देखो, अब उसमें स्टेप्स क्या करने हैं। अब आइडेंटिटी बनाने का मतलब क्या, यहाँ पे 1 चाहिए, यहाँ पे 0 चाहिए, तो आप एक तो क्या कर सकते हो, R2 में R1 ऐड कर दें, यहाँ पे 0 बन जाएगा, ठीक है। फिर कुछ डिफरेंट जैसे डिटर्मिनेंट्स में कैलकुलेशन करते हैं वैसी कैलकुलेशन सोच सकते हैं, लेकिन
कैलकुलेशन हमारी मिनिमम हो और बीच में कैलकुलेशन अटके नहीं। क्योंकि प्रॉब्लम इसमें क्या आती है बच्चों को कि जैसे मान लो यहाँ पे 1 बनाया, यहाँ पे 0 बनाया, तो यहाँ पर कुछ आइडेंटिटी वाला बनाया एलिमेंट, तो यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गया, ठीक है, या इधर कुछ सेट किया तो यहाँ पे कुछ खराब हो गया। तो इसलिए उसके लिए क्या करना है, एक प्रॉपर सीक्वेंस फॉलो करना है। सीक्वेंस क्या फॉलो करना है, पहले फर्स्ट कॉलम, फिर सेकंड कॉलम, फिर थर्ड कॉलम। मतलब इस बात का ये है कि आप पहले फर्स्ट कॉलम में आइडेंटिटी वाले एलिमेंट्स यानी 1 0 0 बनाओ, यहां पर जो बनता है बनने दो, ध्यान ही मत दो उसके ऊपर। 1 0 0 बनाओ, यहां पे बन जाए, फिर सेकंड कॉलम पे आओ यानी कि 0 1 0 बनाओ, यहां पे बन जाए, फिर इसके ऊपर ये 0 0 1 ये बनाओ। आपको हमेशा ये फॉलो करना है। इससे क्या होगा, आपकी कैलकुलेशन बीच में अटकेगी नहीं। और जब फर्स्ट कॉलम में 1 0 0 बना रहे तो भी क्या करना, यहाँ पे 1, सबसे पहले यहाँ 1 बनाने पे ध्यान दो। इसमें इस क्वेश्चन में बाई चांस पहले से ही 1 है, ठीक है। सबसे पहले यहाँ 1 बनाओ, फिर बाकी 0 0 बनाना। जब सेकंड कॉलम पे आए तो क्या करना, पहले इसको 0 बनाने पे ध्यान मत दो, पहले इसको 1 बनाओ। कैलकुलेशन हमेशा उससे मिनिमम निकल के आएगी। इसको 1 बनाना, बाद में इनको 0 बनाना। फिर थर्ड कॉलम पे जब आए तो पहले इसको 1 बनाना, बाद में इनको 0, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप इसको पहले 0 नहीं कर सकते, कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कैलकुलेशन मिनिमम हमेशा उससे निकल के आएगी जब यहाँ 1 बनाओगे, बाद में 0 0 करोगे, ठीक है। अब देखो, और जब भी आप इसके क्वेश्चंस करो तो क्या करना, जो भी आप ऑपरेशंस लगा रहे हैं साथ साथ में लिखते रहना, बिकॉज इसमें कैलकुलेशन मिस्टेक बहुत फ्रीक्वेंट होती है बच्चों की। अब देखो, सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे 1, यहाँ पर 0, यहाँ पर 0 करना है। यहाँ पे 1 पहले से ही है इस क्वेश्चन में, ठीक है, बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे 0 करना है, तो ऑपरेशन क्या लगाएंगे, आप लगा दो R1 को चेंज कर दें हम R1 प्लस R2, ठीक है। R1 प्लस R2 किया तो अब क्या होगा, ये 1, ये 0 और ये यहाँ पे तो पहले से ही 0 है भाई। इस केस में तो इधर जो बनता है बनने दो, कोई समस्या नहीं है। आप सिर्फ इस पे फर्स्ट कॉलम पे, और अर्जुन की नजर होती है ना कि चिड़िया की आंख पे, तो आप सिर्फ फर्स्ट कॉलम पे देखो, बाकी कुछ भी होने दो। R1 प्लस R2 किया, यहाँ पे 5 बन गया, ये -2 एज इट इज, ये -2 एज इट इज, इसमें ये ऐड किया तो ये -2, ये क्या आ गया, 1 आ गया। यहाँ पर जो बनता है बनने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अल्टीमेटली हमें तो इसको आइडेंटिटी बनाना है, ठीक है। इसमें R1 प्लस R2 करोगे, वैसे बनेगा क्या, यहाँ 1, यहाँ 1, यहाँ 0, ये 0, ये 1, ये 0, ये 0, ये 0, ये 1। अब फर्स्ट कॉलम देखो अपना पूरा सेट हो गया, एक स्टेप में सेट हो गया। अब सेकंड कॉलम पे आ जाओ। सेकंड कॉलम पे आए तो क्या करना है, सबसे पहले अब करना क्या, यहाँ पे 0 करना है, यहाँ पे 1, यहाँ पे 0। तो करने को तो क्या कर सकते हैं भाई, आप R1 प्लस R3 कर दो, यहाँ 0 बन जाएगा, कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है, ठीक है। या फिर कोशिश हमेशा क्या करना, अब इस क्वेश्चन में तो डायरेक्टली वैसे बन रहा है, बहुत आसान है, बट कोशिश हमेशा ये करना कि पहले आप इसको आप 1 बनाया करो, उससे कैलकुलेशंस बढ़ेंगी नहीं, कम भली हो जाए। इसको 1 कैसे बना सकते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो, या इसको 2 से पर इसमें समस्या है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये खराब होगा, ठीक है। तो इधर इधर देखो, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर दें, मतलब करें क्या, हम ये कर दें कि R2 में कर दें R2 प्लस ट्वाइस ऑफ R3, कर सकते हैं। तो ये किया, इधर जो मर्जी बनने दो, फर्क नहीं पड़ता, ये 1, ये 0, ये 0, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड किया तो यहाँ तो 1 हो गया, यहाँ -2 है, यहाँ 2 है, यहाँ पे -2, यहाँ पे -2, यहाँ पे 1, ठीक है। यहाँ पर जो बनता है बनने दो, अपने आप लिख लेना वो, ठीक है। अब तो सिंपल सा है, इस पे ध्यान दो। अब यहाँ 1 बन चुका, अब क्या करना है, यहाँ 0 बनाना है, यहाँ 0 बनाना है। अब ये मैंने क्यों बोला कि इसको पहले 1 बनाने से कैलकुलेशन कम आती है। अब देखो इस क्वेश्चन में तो बाई चांस क्या है कि आप R1 प्लस R3 करोगे तो आपका 0 बन ही जाएगा ये, ठीक है। अदरवाइज फायदा क्या होता है कि मान लो, समझने के लिए, मान लो यहाँ पे 2 होता, अब मान लो यहाँ पे कुछ 5 होता, कुछ भी होता, आपने जब यहां पर 1 बना दिया पहले, तो उसके बाद ऑपरेशन सोचना बड़ा आसान है कि इसको 2 से मल्टीप्लाई करके सेपरेट करो, ये 0, इसको 5 से मल्टीप्लाई करके सेपरेट करो, ये 0। हर बार भाई ऐसा तो नहीं होगा ना कि यहाँ पर 2 है और यहाँ पे -2 है, तो डिफरेंट हो सकते हैं। तो इसलिए इसको 1 बनाओगे ना तो कैलकुलेशन सोचने में फास्ट हो जाती है कि आप नेक्स्ट स्टेप बिल्कुल सिंपल है, बस इसको इसमें से कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दोगे, बन जाएगा 0, यहाँ भी बन जाएगा। तो अब नेक्स्ट स्टेप क्या है कि R1 में क्या कर दें, R1 माइनस ट्वाइस ऑफ R2, यहाँ 0 बन जाएगा, ठीक है। तो इधर क्या आ जाएगा, इसका ट्वाइस सब्ट्रैक्ट किया तो ये हो गया 0, इसका ट्वाइस सब्ट्रैक्ट किया तो यहाँ बन जाएगा 2, ये 0, ये 1, ये -2। एक और ऑपरेशन, ये वाला भी इसी में ही लगा देते हैं, कॉमा,
R3 में कर दें, R3 में कर दें R3 प्लस ट्वाइस ऑफ R2, ठीक है। तो R3 में ट्वाइस ऑफ R2 ऐड किया, ये तो जीरो ही है, ये भी जीरो हो गया, इसका ट्वाइस इसमें ऐड करें तो ये हो गया ये। यहां पर जो भी बनता है देख लेना अपने आप, सिंपल सा है, ठीक है। अब ये भी सेट हो गया मामला। अब इसको सेट करना है, तो करने को तो हम क्या कर सकते हैं, आप सोचो कि भाई R1 प्लस R2 कर दें क्या ना, R1 प्लस R2 करोगे यहां फंस जाओगे, ठीक है। आप सोचें क्या R2 प्लस R1 कर दें, फिर तो कोई समस्या नहीं है, समस्या फिर भी है, यहां फंस जाओगे। तो इसलिए सबसे पहले क्या करना, इसको 1 बनाना, हमेशा इसको 1 करो। जो भी कॉलम आप आ रहे हो ना, पहले इसमें आ रहे हो तो इसको 1 बनाना, बाकी बाद में। सेकंड कॉलम पे आए तो इसको 1, बाकी बाद में। थर्ड कॉलम में आए तो इसको 1, बाकी बाद में। तो इसको 1 बनाना है, तो सिंपल सी बात है। अब हमने 3 ऑपरेशन सीखे थे। एक तो क्या था कि कोई भी 2 रो इंटरचेंज कर सकते हैं। दूसरा ऑपरेशन कि किसी भी रो में कोई कांस्टेंट टाइम्स ऑफ अदर रो ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तीसरा ऑपरेशन क्या था, किसी भी रो को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ऑपरेशन क्या लगाएं, R3 में कर दें, R3 को कर दें -1/3 टाइम्स ऑफ R3, इसको कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो अब ये हो गया 1 0 2 0 1 -2 0 0, ये हो गया 1। जब हमने इसको फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई किया है तो अब जो यहाँ पे मामला जो बनेगा, यहाँ पर कैलकुलेशन ऑफ फ्रैक्शंस में बन जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है भाई। इनवर्स कौन सा, ऐसा थोड़ा ना कि इंटीजर ही आने चाहिए, फ्रैक्शन में हो सकता है, ठीक है। ये 1 हो गया। अब कैलकुलेशन आसान है, अब इसको 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो, ये खत्म। इसको 2 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर दो, ये खत्म। तो अब इसके बाद 2 ऑपरेशन बस और बचे हैं। क्या करोगे, R1 में तो कर दो R1 माइनस ट्वाइस ऑफ R3। जब ये किया तो यहां पर कुछ गड़बड़ नहीं होगा, बिकॉज ऑलरेडी 0 है, ये हो जाएगा। और दूसरा क्या कर देना, R2 में कर देंगे R2 प्लस ट्वाइस ऑफ R3, और सेम ऑपरेशन यहां लगा देना, तो जो भी आ जाएगा वो आपका आंसर बन जाएगा, ठीक है। आंसर मैं आपको डायरेक्टली अभी लिख देता हूं, ठीक है। तो इसका जो आंसर आएगा A इनवर्स इज इक्वल टू 3 2 6 1 1 2 और 2 2 5, ये आंसर आएगा। कैलकुलेशन कर लेना अपने आप अब, ठीक है। अच्छा, एक चीज और, अगर मान लो आपने जो भी आंसर निकाला, आपको पेपर में ही चेक करना है कि हमने जो आंसर निकाला सही है कि नहीं है, तो 2 मेथड से चेक कर सकते हो। क्या, एक तो भाई इनवर्स का जो हमने फॉर्मूला सीखा था, A इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू एडजॉइंट ऑफ A। चेक हो जाएगा कि इस मेथड से आपने कहीं पे कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं कर दी, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन मिस्टेक बहुत फ्रीक्वेंट होती है बच्चों की, ठीक है। दूसरा मेथड क्या कर सकते हो कि जो भी आपने आंसर निकाला उसको क्या करो, जो भी क्वेश्चन में दे रखा है इसको और उसको मल्टीप्लाई करके देख लो। A को A इनवर्स से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आना चाहिए, आइडेंटिटी। तो अगर आइडेंटिटी आ रहा है तो आपकी कैलकुलेशन सही है, नहीं तो मतलब आपने कहीं पे गड़बड़ कर दी। और दूसरी बात कि सारे के सारे ऑपरेशन साथ साथ लिखते रहना, क्योंकि कहीं पर भी अगर आपने मिस्टेक कर दी, फाइनली अगर मान लो आपका आंसर जो है आइडेंटिटी दोनों को मल्टीप्लाई करने से नहीं आ रहा, या इस मेथड चेक किया आंसर आपका सही नहीं आ रहा, क्योंकि बोर्ड में आएगा ये, कॉम्पिटिटिव में अगर आएगा भी तो भैया आप इतना सब क्यों करोगे, फॉर्मूला लगाओगे ना डायरेक्टली, तो ठीक है। तो जहां पर भी अब मान लो आपका आंसर अगर नहीं आ रहा, तो एटलीस्ट आप अपनी कैलकुलेशन को बैक ट्रैक करके आप चेक कर सकते हो, क्रॉस चेक कर सकते हो कि कहाँ पे आपने गलती की है, क्रॉस चेक कर सकते हैं इजीली, ठीक है। तो हमेशा ऑपरेशन साथ साथ लिखते रहना, ठीक है। अब दूसरी बात, हमने अभी क्या सीखा कि जब भी ये सब करना है, अच्छा एक बात और इसमें, जैसे मैंने बताया कि आपने जो ऑपरेशन इस पे लगाया वही ऑपरेशन आप इस पे लगाओगे, ठीक है। जैसे मतलब यहाँ पे पहला ऑपरेशन लगाया वही इस पे लगाया। अब किसी भी स्टेप में देख लेना, इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अल्टीमेटली यही निकल के आएगा, ठीक है। यही इस मेथड का एसेंस है, मतलब ओरिजिन है, कि इसको और इससे अगर मल्टीप्लाई करेंगे, इससे जो आया और जो इससे मल्टीप्लाई जो यहाँ से आया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे यही आता है, ठीक है। उसी से ये मेथड बनता है, ठीक है। अच्छा, अब दूसरी बात, जैसे अभी आपको बताया कि हमेशा आपकी कैलकुलेशन मिनिमम तब आएगी जब इस तरीके से चलोगे और अटकोगे भी नहीं कहीं पे। अदरवाइज रैंडमली करने लग गए कि यार यहाँ जीरो बना दिया, फिर कहीं और जीरो सोचने लग गए, फिर कहीं 1 सोचने लग गए, बीच में अटक जाओगे, ठीक है। इसको करने की दूसरी अप्रोच भी होती है, हालांकि मैं खुद उसे प्रेफर नहीं करता हूं और आपको भी नहीं करना चाहिए, बट मेथड होता है कि एक तो ये फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम, इसी सीक्वेंस में चलो, और आपको करना भी यही प्रेफर है। दूसरा होता है कि आप
एक इस तरीके की अप्रोच लेके चलो कि पहले आप इसको बनाओ, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको। ये डब्ल्यू टाइप कुछ दिख रहा है, बस इतना सा है। ये तो हमने वही किया कि पहले इसको 1, इसको 0, इसको 0, फिर इसको 1 ही करना है, ठीक है, फिर इसको 0, इसको 0, ठीक है। हमने ये किया था कि आप दोनों में से किसी को भी करो, सेकंड कॉलम बना लो, और फिर इसको 1, इसको 0, इसको 0। ऐसा भी कर सकते हो कि ये आपने फर्स्ट कॉलम किया, फिर इसको 1 किया, इसको 0, इसको 1, 0, 0, फिर इसको 0। उससे भी कैलकुलेशन में कुछ खास फर्क नहीं आएगा, लगभग वैसी ही कैलकुलेशन रहेगी। बट ये मेथड मैं खुद भी प्रेफर नहीं करता, बिकॉज ये सब सोचने से बेटर है कि आप फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, इसी सीक्वेंस में चलो, कभी नहीं अटकोगे क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। अच्छा, दूसरा, अभी आपको बताया कि ये तो होता है एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन। सेम कॉन्सेप्ट एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन में भी लगा सकते हैं, लेकिन एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन का क्वेश्चन कभी भी बोर्ड एग्जाम में नहीं आया है। या तो रो ट्रांसफॉर्मेशन लिखा हुआ है, आया है, या फिर सिंपली एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन लिखा आया है कि उसमें मतलब आप रो या कॉलम जो मर्जी करो। अब उसमें क्या कर सकते हैं, उसमें तरीका क्या होता है, देखो डिफरेंस क्या आता है उसके अंदर, सब कुछ सेम है, कॉन्सेप्ट सब सेम है। उसमें करना क्या है, अब ये मैं आपको तरीका बताता हूं, यही सेम क्वेश्चन उस मेथड से ट्राई करना है फिर, ठीक है, आंसर भी वही सेम ही आएगा। आप करोगे क्या, a को i इंटू ए की जगह पे a इंटू आई लिख दोगे, ठीक है। हमने पहले i इंटू ए लिखा था, अब a इंटू आई। फिर जो ऑपरेशन इस पे लगाएंगे वो ऑपरेशन अब इस पे लगाएंगे, ठीक है। लेकिन अब क्या करेंगे, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। अब कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, मतलब कॉलम ऑपरेशंस। रो में 3 ऑपरेशन सीखे थे, पहला क्या था, इंटरचेंजिंग ऑफ एनी 2 रोज। तो कॉलम में भी क्या होता है, पहला ऑपरेशन इंटरचेंजिंग, बिल्कुल सेम टाइप के, इंटरचेंजिंग ऑफ एनी 2 कॉलम्स, ये एक वैलिड ऑपरेशन है। दूसरा, आपने इसमें कोई भी कांस्टेंट, कोई k टाइम्स कर दिया, k टाइम्स ऑफ सी आई, या फिर सी आई को कर दिया सी आई प्लस के टाइम्स ऑफ सी जे, वही सेम सिंगल टाइप के ऑपरेशन हैं। तो मतलब जैसे यहाँ पर है कि आपने C1 C2 इंटरचेंज कर दिया, या C1 में से C2 सब्ट्रैक्ट कर दिया। आप सिर्फ कॉलम, एक बात ध्यान रखनी है, रो और कॉलम मिक्स नहीं कर सकते। रो ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं तो रो ही लगानी है, कॉलम कर रहे हैं तो कॉलम ही लगानी है। मिक्स करोगे तो ये जो हमने सीखा कि भाई इस पे कोई भी रो लगाएं, रो ऑपरेशन लगाएं, और इस पे भी वही लगाएं, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर, जो यहां पे निकल के आया और ए से मल्टीप्लाई करें तो यही बनेगा, ठीक है। लेकिन अगर आपने मिक्स कर दिया, क्योंकि इसमें क्या है, कॉलम वाले में ये पोस्ट मल्टीप्लीकेशन है, रो वाले में क्या होता है, प्री मल्टीप्लीकेशन। आपने दोनों को मिक्स कर दिया तो फिर जब दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो वो इसके बराबर आएगा नहीं, वो कैलकुलेशन गलत हो जाएगी, ठीक है। तो रो करना है तो ओनली रो, कॉलम करना है तो ओनली कॉलम। तो अब आपने पर्पस अब वही है, फिर से क्या करना है, यहाँ पे आइडेंटिटी बनानी है, यहाँ पे जो बनता है बनने दो, तो जो यहाँ पे बनेगा वो इनवर्स बन जाएगा। ऑपरेशन यही लगा सकते हैं, मान लो आपने C1 C2, जैसे यही क्वेश्चन है, पहला ऑपरेशन यहाँ पे 1 तो बन ही रहा है, फिर क्या करो, इसको C1 को 2 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर दो, कॉलम के हिसाब से सोचना है, ठीक है। अब हमने एक बात और, हमने जब रो ट्रांसफॉर्मेशन किया था तो रो ट्रांसफॉर्मेशन में हमने अप्रोच क्या यूज की थी, पहले फर्स्ट कॉलम को सेट करो, फिर सेकंड कॉलम की सेटिंग कर दो, फिर थर्ड कॉलम की सेटिंग कर दो। अब इसमें क्या करेंगे, जब ये वाला मेथड कर रहे हैं कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, तो इसमें पहले फर्स्ट रो की सेटिंग करेंगे, फिर सेकंड रो की, फिर थर्ड रो की। फर्स्ट रो की सेटिंग करनी है तो यहाँ पे तो 1 है ही, ठीक है। अब कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन लगानी है तो क्या करो, C2 में से ट्वाइस ऑफ C1 सब्ट्रैक्ट कर दो, ये 0 बन गया, ठीक है। फिर C3 में ट्वाइस ऑफ C1 ऐड कर दो, ये 0 बन गया, पहली रो सेट हो गई, ठीक है। फिर दूसरी रो सेट करनी है तो जो भी यहाँ पर जो डिफरेंट, यहाँ पे तो कुछ और एलिमेंट आ गया होगा, उसके हिसाब से फिर वो देख सकते हैं। तो मतलब ऑपरेशन कॉलम वाले लगाने हैं, सेटिंग रो की करेंगे। तो याद रखने का तरीका क्या है कि अगर आप रो ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हो, पहले वाला रो ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं तो A इज इक्वल टू आई इंटू ए। मेरा सजेशन इसमें यह है कि आप दोनों मेथड के चक्कर में मत फंसो, आप रो ट्रांसफॉर्मेशन ही करो। मैं खुद इसी से ही करता हूँ हमेशा, अगर कोई ऐसा करना भी, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन करने की जरूरत नहीं है, आप एक ही तरीका सीखो, बोर्ड में यही आता है, ठीक है। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसकी जरूरत ही नहीं है इस मेथड की। तो रो वाला जब कर रहे हैं तो प्री मल्टीप्लाई करना है, कॉलम वाला कर रहे हैं तो आई को पोस्ट मल्टीप्लाई करना है। रो वाले रो ट्रांसफॉर्मेशन में इसके ऊपर रो लगाएंगे, सेम इस पे लगाएंगे। कॉलम वाले में इसके ऊपर कॉलम ऑपरेशन, इसके ऊपर सेम लगाएंगे, ठीक है। इसमें रो ट्रांसफॉर्मेशन लगाई, सेटिंग कैसे करनी है, पहले फर्स्ट कॉलम, फिर सेकंड कॉलम, फिर थर्ड कॉलम। कॉलम वाला कर रहे हो तो पहले फर्स्ट रो को सेट, फिर सेकंड रो को सेट, फिर थर्ड रो को सेट। बट अगेन आई वुड सजेस्ट कि आप रो वाला ही करो, ठीक है। यही आएगा पेपर में, अगर आएगा तो यही आएगा, या चॉइस आएगी रो या कॉलम, जो मर्जी करो, सिर्फ कॉलम का नहीं आएगा, नहीं आएगा, पक्का नहीं आएगा,
ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स दिस बाय यूजिंग एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशंस। ये क्वेश्चन भी सीबीएसई 2019 में आया था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि 2 क्वेश्चन आए थे। एक सेट जो पिछला क्वेश्चन किया था वो सेट 1 में आया था, जो कोड आते हैं पेपर के अंदर, ये सेट 2 में आया था, दोनों 6-6 नंबर के ही आए थे, सिमिलर टाइप के ही हैं। ठीक है, अब ये पॉज करके पहले अपने आप ट्राई करना है क्वेश्चन, उसके बाद यहाँ पर देखना है, तो पहले करो फिर देखना है यहाँ पे। चलो यहाँ करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले a इज इक्वल टू आई इंटू ए। ठीक है, आप ऐसे कॉलम से भी कर सकते हैं आई ए इंटू आई, बट अगेन वी विल प्रेफर दिस मेथड। तो a इज इक्वल टू आई इंटू ए किया, तो यहाँ पर a मैट्रिक्स पहले लिखें भाई 2 फिर 0 -1 5 1 0 0 1 3। यहाँ पर आइडेंटिटी लिख देते हैं 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो ये आ गया इक्वल टू a। अब देखो करना क्या है, सेटिंग कैसे करनी है, पहले इसकी सेटिंग कर दो, फिर इसको सेट कर लेना, फिर इसको भी सेट कर लेना, वो तो तुम कर ही लोगे। ठीक है, तो अब सबसे पहले यहाँ पे पिछले क्वेश्चन में क्या था, यहाँ पे पहले से 1 था, अब यहाँ पे 1 नहीं है, तो पहले यहाँ पे 1 बनाना है। अब यहाँ पे 1 कैसे बना सकते हैं, हमारा टारगेट के यहाँ पे 1 बनाना है। अब 2 तरीके से कर सकते हो, एक तो क्या करो, इसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो, बन गई बात, बन गई बात। ठीक है, अब लेकिन उसमें समस्या क्या है कि 1/2 से मल्टीप्लाई करोगे ना, तो यहाँ पे पहले स्टेप में फ्रैक्शन में कैलकुलेशन चली जाएगी, फ्रैक्शन में चली गई तो फिर वो सारा क्वेश्चन में ही परेशानी आएगी कैलकुलेशन करने में। दूसरा क्या कर सकते हैं कि आप इसको R1 को 2 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर दो, यहाँ 1 बन जाएगा, फिर इंटरचेंज कर देना, अपना पर्पस क्या यहाँ पे 1 बनाना है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप क्या कर लेते हैं कि R2 में कर दें R2 माइनस ट्वाइस ऑफ R1। ठीक है, तो यहाँ पर ये इसका ट्वाइस सब्ट्रैक्ट किया, ये तो 1, इसका ट्वाइस सब्ट्रैक्ट किया 2, ये सब एज इट इज, ये भी 0, ये 1, ये 3, इधर तो अपने आप वो करते रहना, जो भी यहाँ पे बनेगा कर लेना, लास्ट में सीधा आंसर लिख देंगे इसका। ठीक है, अच्छा अब R1 R2 कर दो इंटरचेंज, तो अब R1 R2 इंटरचेंज, तो यहाँ पर आ जाएगा अपना 1 1 2 2 0 -1 0 1 3, और इधर तो हो ही जाएगा इंटू ए। तो अब यहाँ पे आ गया 1, अब यहाँ पे 0 करना है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर दो, बन गया 0, यहाँ पर पहले से 0 है ही। तो अब नेक्स्ट स्टेप सोचने में बड़ा आसान है, क्या करो R2 में कर दो, R2 में कर दो R2 माइनस ट्वाइस ऑफ R1। तो ये फर्स्ट रो तो एज इट इज 1 1 2, इसका ट्वाइस सब्ट्रैक्ट किया तो 0, ये आ जाएगा -2, इसका ट्वाइस सब्ट्रैक्ट किया तो कितना 4, और ये कितना -5 हो जाएगा यहाँ तो, और थर्ड रो एज इट इज। ठीक है, आप बस इसको देखते रहो, यहाँ जो बनता है बनने दो, फर्क नहीं पड़ता अपने को, बाकी सब अपन सेट कर देंगे, सेटिंग करने में बहुत तेज है। ठीक है, चलो अब ये फर्स्ट कॉलम हो गया, उसके बाद में अब सेकंड कॉलम पे आते हैं। सेकंड कॉलम में क्या करना है, पहले आपको यहाँ पे 1 बनाना है। ठीक है, अब करने को ये कर सकते हैं कि इसको 2 से मल्टीप्लाई, सॉरी इसको इसमें 3 से मल्टीप्लाई करके भी बहुत तरीके बन रहे हैं इसके। तो एक तो यही कि इंटरचेंज ही कर दो यार, बात ही खत्म, सबसे आसान है, इंटरचेंज कर देते हैं, इतना दिमाग क्यों लगाएं। R2 R3 इंटरचेंज कर दो, R1 और R2 इंटरचेंज मत करना, नहीं तो यहाँ फंस जाओगे। तो R2 R3 इंटरचेंज किया, तो ये फर्स्ट रो तो एज इट इज, ये 0 1 3, और 0 -2 -5, यहाँ पर भी सेम ऑपरेशन लगा देना, बन जाएगी बात। अच्छा यहाँ 1 आ गया, अब यहाँ 0 करना है, यहाँ 0 करना है, तो भाई R1 माइनस R2, बन गई बात, R1 माइनस R2, इसको भी इसी में ही कर देते हैं, R1 माइनस R2 करेंगे, यहाँ 0 बन जाएगा, और R3 में ट्वाइस ऑफ R2 ऐड कर देंगे, तो यहाँ भी 0 बन जाएगा, बाकी जो बनता है बनने दो। R3 में कर देंगे R3 प्लस ट्वाइस ऑफ R2। ठीक है, तो ये 1 0 0, इसमें तो कोई समस्या नहीं है। R1 माइनस R2 किया तो ये भी 0 हो गया, R1 माइनस R2 किया, यहाँ पे -1 बन गया, ये एज इट इज। और फिर हमने दूसरा भी यही कर दिया था, R3 में ट्वाइस ऑफ R2 ऐड किया, तो ये हो गया 0, इसका ट्वाइस इसमें ऐड किया, अरे यहाँ पे तो मज़ा आ गया, ये तो 1 अपने आप ही बन गया। तो ये इसमें भी वही दोनों ऑपरेशन लगा देना। सेकंड कॉलम के बाद हो गया सेटअप। अब यहाँ पे 1 चाहिए, वो है ही, इसमें 0 करना है, तो R1 में R3 ऐड कर दो, तो नेक्स्ट ऑपरेशन सोचने में बिल्कुल आसान हो गया, R1 में R3 ऐड कर दो, और R2 में क्या करोगे, सोच लिया आपने, पता है मुझे,
R2 माइनस थ्राइस ऑफ R3, तो यहां पर बन जाएगी अपनी आइडेंटिटी, और इधर तो जो बन जाए वही अपना आंसर है। ठीक है, ये अपने बोर्ड के आ गए 6 नंबर बोर्ड में, बन गई बात। ठीक है, आंसर नोट कर लो, इसका आंसर बता देता हूं मैं आपको। आंसर इसका आएगा A इनवर्स इज इक्वल टू थ्री माइनस 1 1 माइनस 15 6 माइनस 5 5 माइनस 2 2। ठीक है, जो भी आप कैलकुलेशन करें, बताया आंसर चेक करना हो, दो मेथड से आंसर चेक कर सकते हैं। एक तो ए को जो भी आपका आंसर आ रहा है ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करो, आइडेंटिटी आना चाहिए, मतलब आपका आंसर सही है, कैलकुलेशन सही है। दूसरा फॉर्मूला 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए से भी चेक कर सकते हैं। क्लियर सभी को? ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स बाय यूजिंग एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशंस। कॉलम से भी कर सकते हैं बट हम रो ही करेंगे। ठीक है, चलो अब a इज इक्वल टू आई इन टू ए, ये अपने आप करो, पहले अपने आप करो, वैसे मुझे कराना नहीं चाहिए, आसान क्वेश्चन है। a इज इक्वल टू आई इन टू ए, ठीक है, उसके बाद बोर्ड पे देखना। उसके बाद अब क्या करेंगे भाई, यहाँ पर ये तो देखो, ये तो सब कुछ पहले से ही सेट है, बिल्कुल आसान। 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है, ये पहले से है ही। यहाँ पे 1 करना है, अब यहां पे 1 करना है तो इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट किया या इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट किया तो 0 बन जाएगा। यहाँ पे कैलकुलेशन फ्रैक्शन में आएगी। क्या करना पड़ेगा, इसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो, R2 को कर दो 1/2 टाइम्स ऑफ R2। जब ये कर दिया अपन ने तो ठीक है भाई, यहाँ पे आ गया 1, यहाँ पे आ गया 1/2, इधर 0, इधर 5, इधर जो बनेगा बनाते रहना। ठीक है, अब इसको 2 से मल्टीप्लाई, R1 इसमें क्या करें, अब R1 में कर दें R1 माइनस ट्वाइस ऑफ R2, सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये 0 बन गया तो सेकंड कॉलम भी अपना हो गया, जल्दी से ही सेट हो गया, ये तो बड़ी आसानी से। तो ये 0, ये 1, ये 0, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट किया, 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये 1 बन गया, सब्ट्रैक्ट किया तो ये हो गया -2, 1/2, 5, इधर तो कर ही लोगे आप। ठीक है, अब सेकंड कॉलम भी हो गया, थर्ड कॉलम पे आते हैं। थर्ड कॉलम में सबसे पहले यहाँ पे 1 बनाना है, तो यहाँ पे 1 बनाने के लिए अब ये मत सोचने लग जाना कि भाई इसको 2 से, R1 को 2 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर दें तो बन जाएगा, भाई ये तो बन जाएगा, यहाँ फंस जाओगे ना। तो इनको मत छेड़ो, सिर्फ इस पे आ जाओ, इसको 1/5 से मल्टीप्लाई कर दो। तो नेक्स्ट ऑपरेशन क्या आना चाहिए, R3 में कर देंगे 1/5 टाइम्स ऑफ R3, यहाँ पे 1 बन जाएगा, सीधा ऑपरेशन लिख रहा हूँ अब मैं, यहाँ पे 1 बन जाएगा। जब यहाँ पे 1 बन गया तो फिर क्या करोगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे, तो नेक्स्ट ऑपरेशन क्या आ जाएगा, R1 प्लस ट्वाइस ऑफ R3, ये भी सेट हो गया। और इसको फिर 1/2 से मल्टीप्लाई करके R2 में कर देंगे, R2 प्लस माइनस 1/2 टाइम्स ऑफ R3, तो ये आपकी यहाँ पे आइडेंटिटी, जो भी यहाँ पे बनेगा वो आपका आंसर बन जाएगा। इस केस में जो आपका आंसर आएगा दैट विल बी A इनवर्स इज इक्वल टू 1/10, सब में डिवाइड बाय 10 आ रहा होगा, या इस टाइप का आंसर आपका बनेगा ये 10 -10 -4 0 5 -1 0 0 2। इसका मतलब ये है कि आपका एक्चुअल में आंसर क्या बनेगा, 1 -1 और यहाँ पे -4/10 यानी -2/5 आएगा, और सिमिलरली बाकी सारे। ठीक है, तो आई होप ये समझ में आ गया। एक लास्ट क्वेश्चन और लिखो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ए, ये है ए इनवर्स निकालना है। अपने आप दिमाग लगाओ, पहले दिमाग लगाने के बाद इधर देखना। चलो अब इसमें सबसे पहले यहाँ पे तो 1 है ही, आपको यहाँ पे 0 बनाना था, तो आपने सबसे पहले तो क्या लिखा, a इज इक्वल टू आई इंटू ए लिख डाला। ठीक है, ये यहाँ पर 1 2 3 3 6 9 -1 0 2 इक्वल टू 1 0 0 0 1 0 0 0 1 इंटू ए। तो आपने सबसे पहला स्टेप क्या किया, R1 में कर दिया, नहीं R2 में, सॉरी R2 में कर दिया R2 माइनस थ्राइस ऑफ R1। उम्मीद है सबने सबसे पहला स्टेप यही किया होगा, क्योंकि यहाँ पे 1 है ही, आपको यहाँ 0 करना था। तो जब आपने ये किया तो ये 1 2 3 तो एज इट इज यहाँ पे आ गया 0 0 0 -1 0 2, और यहाँ पर जो बनेगा बनता रहेगा अपने आप। ठीक है, वो कर लेना यहाँ पे। अब इसके आगे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। पूछो क्यों, पूछो।
यहाँ पे आपको जीरो बनाना है या बाकी सब जो भी करना है, जरूरत ही नहीं है भाई। इसमें सेकंड रो में जीरो बन गया, सेकंड रो पूरी जीरो आ गई, सेकंड रो पूरी जीरो आ गई। तो इसका मतलब इस मैट्रिक्स का अगर आप डिटर्मिनेंट निकालोगे तो एक रो में सारे जीरो हैं तो जीरो आएगा ना। आप अगर कोशिश भी करते रहोगे ना इसको आगे सॉल्व करने की, आइडेंटिटी बनाने की, बनेगी ही नहीं, जितना मर्जी जोर लगा लेना, आइडेंटिटी बनेगी नहीं। रीजन, सेकंड रो में सारे जीरो आ गए तो इसका मतलब इसका डिटर्मिनेंट जीरो। तो अगर किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जीरो होता है देन दैट मैट्रिक्स इज नॉन इन्वर्टिबल। नॉन इन्वर्टिबल सीखा था पिछले लेक्चर में, ये होता है अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए ही जीरो आ रहा है तो इनवर्स तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा ना। तो मतलब इसमें सीखने वाली चीज क्या है कि कैलकुलेशन के दौरान अगर किसी भी रो में सारे जीरो बन जाए या किसी भी कॉलम में बन जाए, भले कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी भी रो या किसी भी कॉलम में सारे जीरो आ गए, इसका मतलब उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट तो पक्का जीरो आएगा। उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जीरो आएगा तो इसका मतलब क्या हुआ कि दैट मैट्रिक्स इज नॉन इन्वर्टिबल। तो इस केस में क्वेश्चन क्या था, फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स दिस। तो आंसर क्या है, दिस मैट्रिक्स इज नॉन इन्वर्टिबल। वैसे भी देखो इसका डिटर्मिनेंट देख लो, इसमें से 3 कॉमन लो, R1 R2 आइडेंटिकल बन गई, तो डिटर्मिनेंट जीरो है, मतलब दिस मैट्रिक्स इज नॉन इन्वर्टिबल। तो आंसर क्या है, मैट्रिक्स इज नॉन इन्वर्टिबल। ठीक, तो इसी के साथ ये वाले टॉपिक का कार्यक्रम हुआ समाप्त। नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है। और जो मेरी तरफ से विलंब हुआ है थोड़ा सा ये वाली वीडियो बनाने में, तो उसके लिए क्षमा चाहूँगा। अब आपकी जो वीडियोस की जो फ्रीक्वेंसी है अब थोड़ी फास्ट आएंगी आगे वाली वीडियोस। मेरा एक्चुअली कंप्यूटर ख़राब हो गया था तो मैं बना नहीं पाया था, सॉरी फॉर दैट। ठीक है, तो अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। गुड बाय।